हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स की चर्चा करेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने सेल के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझा था और डिटेल्स में सेल थ्योरी को हम लोगों ने जाना था। जैसा कि आप जानते हैं कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। वायरस को हम लोग छोड़ दें, वो एक डिफरेंट टाइप की एंटिटी है, लेकिन रेस्ट ऑफ जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होता है, एक सेल का बना होता है, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक सेल का ऑर्गेनिज्म भी वो सारा काम कर सकता है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए करता है। सो आइदर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, दे लिव अ comfortable life. So far as the physiological and other aspects are concerned. तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड शेप एंड साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरह से वेरी करता है। मेनली आवर डिस्कशन इज बेस्ड ऑन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जनरली जो है शेप ऑफ द सेल जो है वो फिक्स होता है एंड एक टिपिकल शेप होता है। बेसिकली जो शेप जो सेल का होता है वो आइसोडायमेट्रिक और स्फेरिकल होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में बेसिक सेल का जो होता है शेप वो आइसोडायमेट्रिकल और स्फेरिकल होता है, बट इट वेरीज विद द पोजिशन इन द टिश्यू। पर्टिकुलरली एनिमल केस में कंसिडरेबल वेरिएशन मिलता है सेल के शेप में, and it depends upon the surface tension, physiological adaptation and viscosity of the protoplasm. लेकिन प्लांट्स में मोर और लेस एक टिपिकल एंड फिक्स शेप होता है। नाउ द सेल साइज, द साइज ऑफ द सेल इज वेरी वेरी वेरिएबल। हमारे यहाँ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी है जहाँ एक सेल आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोप्लाज्मा में इट वेरीज बिटवीन 1 to 1 माइक्रोमीटर। वहीं सिंगलेट रिंग शेप जो सेल होता है माइक्रोप्लाज्मा का, उसका साइज एक नैरो रेंज के अंतर्गत 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। वहीं लार्जेस्ट सेल जो कि एनिमल सेल है, ऑस्ट्रिच एग मान है, ये शुरू से आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। एग इज सिंगल सेल का होता है एग, और ऑस्ट्रिच का एग जो कि काफ़ी बड़ा होता है, सो इट इज़ द बिगेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल ऑल्दो इट इज़ अ एनिमल सेल। इसका साइज भी यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन सी इट हियर, 170 to 170 मीटर 135 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। उसी तरह एनिमल्स में नर्व सेल्स जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल है, दैट इज उसकी लंबाई लगभग 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ऑलमोस्ट 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर। उसी तरह प्लांट सेल में राइमी फाइबर जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल है एंड इसकी लंबाई 55 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एंड उसी तरह एसिटा
यहाँ पर देख सकते हैं, यस, एसिटाबुलेरिया विच इज़ अ यूनिसेलुलर अलगा, एंड इसकी सेल की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। और उसी तरह दूसरा अलगा जो है कॉलरपा जो होता है उसकी लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है। तो इंडिविजुअल सेल साइज it varies considerably, and from very small organism to a larger सेल साइज हम लोग को मिलता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारे सेल्स का बना होता है, लेकिन जो सिंगल सेल साइज होता है इट वेरीज कंसिडरेबली। नाउ द नंबर ऑफ सेल, एक्चुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि आप जानते हैं एक सेल का बना होता है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी वेरिएशन। बट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स को बनाता है, एंड number depends upon the size of the organisms. So ये निश्चित नहीं होता है नंबर, it is always variable and depends upon the size of the organism, and it is not a constant phenomenon. But कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे सेल जो है वो फिक्स नंबर में होता है, जैसे एक अलगा है पैंडोरिना, इसका नंबर जो है सेल नंबर it varies between 8 to 32, it is a fixed number, either 8, 16 or 32 होता है इसका। But the number is not a constant thing and it is variable depending upon the size of the organism, particularly in multicellular organisms. Now the structure of the cell, हम लोग जैसा आज हम लोग प्लांट सेल, टिपिकल प्लांट सेल या यूकैरियोटिक सेल्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसको ही समझने की कोशिश करेंगे। बाद के क्लासेस में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स पर डिस्कशन करेंगे। यूकैरियोटिक्स जैसा कि आप जानते हैं, दिस हैज़ कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, यू का मतलब गुड, कैरियंस का मतलब नट कर्नल, जिसे हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं, यानी डेवलप्ड न्यूक्लियस। And such type of organisms are characterized by a definitely organized nucleus with a definite nuclear membrane surrounding the genetic material. So this is the basic characteristic of an eukaryotic organism, and all other organelles are membrane bound, and definitely the cell are more complex than the prokaryotic organisms, and they are finally considered as advanced type of cell. So eukaryotic cell का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक डिफरेंट न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेन्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेन्स के सेल स्ट्रक्चर को डिटेल्स में हम लोग आगे के क्लास में समझेंगे। जब हम सेल को डिस्कस कर रहे हैं, सेल की चर्चा कर रहे हैं, तो बेसिक डिफरेंस एनिमल्स एंड प्लांट सेल के बारे में हम लोग को भी जानना चाहिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होता है केवल प्लांट सेल्स में, एंड इट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक अनदर स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं, एंड इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ सेल के डिफरेंसेस को यहाँ पर समझेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को यहाँ पर
जानेंगे ताकि हम लोग ये जान सकें कि सेल्स प्लांट्स एनिमल्स में जो सेल्स होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होता है, मेजर डिफरेंसेस. And the second important thing is that plants are basically autotrophic. So इसमें प्लास्टिड होता है. जानते हैं कि प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट का नाम सुने होंगे आप. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, दीज आर द प्लास्टिड्स. तो ये प्लास्टिड्स जो होता है दे occur only in plant cells and not at all found in animal cells. So they are heterotrophic organisms, whereas green plants are autotrophic because of the presence of chloroplast. प्लांट्स में एक बिग लार्जर सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि इस तरह का वैक्यूल्स का फॉर्मेशन एनिमल सेल में नहीं होता है. And this vacuole occupies a major portion of cell in particularly matured cell in plants. Immature cell में छोटे छोटे vacuoles होते हैं. As the cell matures, the central portion is occupied by a big vacuole. Animal cell में centriolar कॉम्प्लेक्स होता है जिसको सेंट्रियोल हम कहते हैं, जो कि प्लांट सेल्स में यूजुअली नहीं मिलता है. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल. नाउ आगे हम लोग प्लांट सेल पर कंसंट्रेट करेंगे और प्लांट सेल को समझने की कोशिश करेंगे. जब प्लांट सेल की स्टडी करने के लिए हम जाते हैं तो प्लांट सेल की स्टडी करने के लिए बेसिकली वी डिवाइड इन 3 मेजर पार्ट्स, दैट इज सेल वॉल, वैक्यूल एंड प्रोटोप्लाज्म. सेल वॉल जैसा कि बताया कि आउटर बाउंड्री होता है, वैक्यूल सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल में, लार्ज होता है, काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है. एंड ऑल अदर पार्ट्स माइनस सेल वॉल एंड वैक्यूल come under प्रोटोप्लाज्म. अगर प्रोटोप्लाज्म को हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो वी कैन डिवाइड इट into cytoplasm and nucleus. अगर न्यूक्लियस को छोड़ दें तो साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आता है एंड मेसोप्लाज्म. एंड फर्दर अगर मेसोप्लाज्म को डिवाइड किया जाए तो उसमें मैट्रिक्स होगा, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, एंड ऑल अदर ऑर्गेनेल्स, जिसको हम माइनस न्यूक्लियस को छोड़ दें तो बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आता है. उसके अतिरिक्त बहुत सारे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस मिलता है सेल के अंदर. सो वी विल नो ब्रीफली ऑल दीज स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल्स को. तो हम लोग बहुत ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर करेंगे ऑर्गेनेल्स की बारे में, ऑर्गेनेल्स की चर्चा करेंगे. नाउ फर्स्ट इज सेल वॉल. जैसा कि हमने बताया कि प्लांट्स में एक एडिशनल वॉल होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, एंड दिस इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. और ये साइटोप्लाज्म के बाहर सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेलुलोज का सिक्रेशन होता है, सेलुलोज पाया जाता है. एंड इट इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर कोटिंग एंड सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल फ्रॉम वेरियस ऑस्मोटिक स्ट्रेसेस. And cell wall also separates two adjacent cells at several locations and by intercellular channels. and communication जो दो सेल के बीच में होता है
इट इज़ थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। यस, दिस इज द structure of a typical plant cell. Yes, you can see here cell wall. This is the outer boundary. Yes, this is the outer boundary of the cell. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, दिस इज द एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल, यहाँ पर चारों तरफ एडजेसेंट सेल बनाया गया है, क्योंकि सेल आपस में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो एक सेल के स्ट्रक्चर को यहाँ दिखाया गया, बाकी एडजेसेंट सेल्स होता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, सेल, एक सेल दूसरे सेल से जो कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, इट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। एंड दिस इज मिडिल लैमेला, सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो दो सेल्स को आपस में जोड़ता है। एंड सेल वॉल के बाद जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज एक्चुअली द फिजियोलॉजिकल बैरियर इन एवरी सेल। एक मैंने जैसे डिस्कस बताया था कि अगर सेल वॉल माइनस वैक्यूल्स को अगर हम छोड़ देंगे, ऑल द अदर स्ट्रक्चर्स कम अंडर प्रोटोप्लाज्म। तो दिस इज सेल वॉल अलग कर दिया, एंड दिस इज वैक्यूल। पहले हम लोग वैक्यूल की चर्चा कर लेंगे। यस, वैक्यूल। एंड इन मैच्योर्ड प्लांट दिस वैक्यूल ऑक्यूपाई अ बिगर पोर्शन एंड सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सेल। एंड ये चारों तरफ इसके एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम किस नाम से जानते हैं? टोनोप्लास्ट। यस, ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। एंड दिस वैक्यूल is plays very important part because it serves a place for depositing the cellular waste. सेलुलर वेस्ट जितना सेल के अंदर निकलता है, सारा आकर इसी में डिपॉजिट होता है। एंड दिस जो झिल्ली होती है, जिसे कि हम मेम्ब्रेन कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ये इसका नेचर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह डिफरेंशियली परमिएबल ये भी होता है। ये भी लाइपोप्रोटीन का बना होता है, जिस तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर सिंथेसाइज होता है, ये डिपॉजिट होता है आकर टोनोप्लास्ट के थ्रू वैक्यूल्स में। सो दिस वैक्यूल मेंटेन्स द सेल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन सेल का सेंट्रल पोर्शन ऑक्युपाई करता है, तो सेल के स्ट्रक्चर में भी इसका मेंटेन करता है, एज वेल एज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स, जिसको ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हम लोग कहते हैं। ऑल्दो सेल वॉल चारों तरफ से बाहर की लेयर होती है जो कि स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, लेकिन इनर साइड में जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होता है, इट इज ऑल थ्रू, चारों तरफ ये वैक्यूल्स के चारों तरफ मिलता है। देखिए सारे ऑर्गेनल्स वैक्यूल्स के चारों तरफ मिलता है मैच्योर्ड सेल्स में। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी important structure. Now the third part, that is protoplasm. All the constituent of the cells other than vacuoles and cell wall, सारे स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत स्टडी करते हैं। प्रोटोप्लाज्म का अपना भी एक नेचर होता है, एंड इट इज अ complex jelly-like structure. It is a complex jelly-like, जिलेटिनेस, ग्रेनुलर होता है, विस्कस होता है, इलास्टिसिटी होती है उसमें, एंड कलरलेस होता है। तो इसका अपना भी एक नेचर होता है प्रोटोप्लाज्म का। एंड सारे ऑर्गेनल्स इसी के अंतर्गत मिलता है, जो इंक्लूड प्लाज्मा में। तो थोड़ा हम लोग चर्चा यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म कर लें।
because this is a very important part of the cell. एंड एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म ही वैसा का स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ को शो करता है, विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ. इट रिस्पॉन्ड्स टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक टेम्परेचर, लाइट, केमिकल्स एटसेट्रा. एंड इसका नेचर जो होता है दैट इज कोलाइडल. इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन made of various inorganic and organic substances like proteins, carbohydrates and fats. जैसा कि आप जानते हैं कि कोलाइडल सिस्टम may exist in two forms, that is sol and gel. In sol state the amount of continuous phase, that is water जो होता है, चूँकि ये वाटर होता है, सॉल्यूशन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें वाटर होता है, तो sol and gel में जब ये सॉल स्टेट में है तो द अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस फेज दैट इज वाटर इज मोर देन द कंटिन्यूस फेज. डिसकंटिन्यूस फेज कौन सा हुआ? जो अदर स्ट्रक्चर जैसे प्रोटीन्स हुआ एंड अदर पार्टिकल्स जो हुआ दैट इज डिसकंटिन्यूस फेज. एंड इन जेल स्टेट में जब रहता है तो द अमाउंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, प्रोटीन्स एंड अदर पार्टिकल्स जो होता है इज मोर होता है. तो सॉल एंड जेल, दिस इज द फीचर ऑफ कोलाइडल सिस्टम. And this sol and gel system is reversible. रिवर्सल है, कभी सोल में रहेगा, कभी अमाउंट ऑफ वाटर अधिक रहेगा, सोल स्टेट में कहेंगे. जब अदर पार्टिकल्स अधिक रहेगा तो जेल स्टेट में हो जाएगा. सो दिस इज अ रिवर्सल फेज. तो जैसा कि हमने बताया कि ये कोलाइडल सिस्टम है और बहुत सारे कैरेक्टर्स को शो करता है. इलास्टिसिटी शो करता है, विस्कोसिटी है, ब्राउनिन मूवमेंट, इंडल फिनोमेना. दिस आर द फीचर ऑफ कोलाइडल सिस्टम. अब कोलाइडल सिस्टम है ये, तो डेफिनेटली है कि इसमें जैसा कि मैंने बताया कि सॉलिड पार्टिकल्स भी होता है एंड लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर भी होता है. सो दोनों ये सॉलिड एंड लिक्विड दे फॉर्म्स द sol and gel system. Now the protoplasm is divisible. प्रोटोप्लाज्म को हमने जैसे बताया कि फर्दर स्टडी करेंगे तो we study it by dividing it into cytoplasm and the nucleus. This is the entire structure. एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं. entire structure including plasma membrane comes under protoplasm. अगर हम इसको न्यूक्लियस इसमें से निकाल देते हैं तो ये दिस इज द न्यूक्लियर पोर्शन, सॉरी दिस इज द न्यूक्लियर पोर्शन. न्यूक्लियस को अगर अलग कर देते हैं तो रेस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर बनता है वो हम लोग साइटोप्लाज्म के अंतर्गत इसको स्टडी करते हैं. तो न्यूक्लियस की थोड़ी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लें, डिस्कशन करें. न्यूक्लियस ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गन्स में पाया जाता है. जैसे मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक ऑर्गन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, अदर ऑर्गन्स होता है. तो दिस इज द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड इट इज इन्वेल्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये चारों तरफ से जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. ये दिस एंड पोरस, पोर भी होता है इसमें, बीच बीच में देखिएगा कि ये पोर हो दिखाई देता है. तो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इसके अंदर जो होता है दिस इज न्यूक्लियोलस. यस, अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ये न्यूक्लियस होता है एंड दिस इज ए स्फेरिकल बॉडी. एंड न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. दिस इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स, लिपिड्स एंड अदर मिनरल्स होता है. न्यूक्लिक एसिड जैसा हम लोग जानते हैं ये स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लिक एसिड ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है. क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स का नाम हम लोग सुना होगा. तो न्यूक्लियस को भी चूंकि हम लोगों को अलग से एक डिटेल्स
स्टडी करनी है, डिटेल्स में समझना है, तो मैंने पहले ही कह दिया कि आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर को ब्रीफली यहाँ पर समझेंगे एंड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को हम लोग बाद में वन बाय वन इसकी स्टडी करेंगे. सो न्यूक्लियस इज वेरी वेरी important part of the cell, and this is the feature of a eukaryotic cell, and it is surrounded by a membranous structure. और उसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है एंड प्रोटीन, एंजाइम्स, लिपिड्स एंड अदर मिनरल्स वगैरह जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में डेवलप होता है. नाउ द साइटोप्लाज्म अदर देन न्यूक्लियर पार्ट जो होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, को इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड मेसोप्लाज्म में डिवाइड करते हैं. पहले ही हमने डिवीजन बता दिया है. साइटोप्लाज्म कंटेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सराउंडिंग होता है, चारों तरफ सेल को सराउंड करता है, घेरता है. वो सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है दैट इज ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. इसका नेचर जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज ऑल्सो लाइपोप्रोटीन होता है. ये लाइपोप्रोटीन नेचर होता है इसका, यूनिट मेम्ब्रेन की तरह काम करता है. एंड दिस इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर का क्या अर्थ होता है? दिस लेयर रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. चूँकि ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है तो इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस एंड इट स्टॉप्स ऑल अदर substances which are not required, and this is the physiological barrier of the cell. अब साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है दैट इज साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ये जितना भी है अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस को हम लोग छोड़ दें तो सब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में अंतर्गत आता है. सो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में सारे ऑर्गेनेल्स, सारे स्ट्रक्चर सेल्स का पाया जाता है अदर देन न्यूक्लियस को छोड़ देंगे. इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क फॉर्मेशन करता है, बहुत जगह दिखाया गया यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना. दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है सेल के अंदर और कनेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड एक चैनल का काम करता है सेल ऑर्गेनेल्स या सेल के साथ मिलकर, बल्कि जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है. And all other organelles are found in the cytoplasmic matrix. बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज क्लोरोप्लास्ट. यस, बहुत जगह क्लोरोप्लास्ट भी दिखाया गया. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. एंड दीज टू स्ट्रक्चर्स एक्चुअली फॉर्म द ट्रांसड्यूसिंग सिस्टम, जिसको हम मेटाबॉलिक सिस्टम कहते हैं, एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सिस्टम. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का सिंथेसाइज होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वहाँ पे होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो फूड मटेरियल सिंथेसाइज किया जाता है उसका ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल होता है एंड ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, एंड एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को जो होता है वो फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय लाइट एंड डार्क रिएक्शन, जो हम लोग जानते हैं. जैसा कि तो ये जब फूड मटेरियल जब सिंथेसाइज होता है तो वो उसमें केमिकल फॉर्म एनर्जी
रहती है एंड उस एनर्जी को प्राप्त किया जाता है और उसका ब्रेक डाउन होता है बाई माइटोकॉन्ड्रिया और फिर उससे तब हम लोग को एनर्जी मिलती है. सो these two structures are known as एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है. इन एडिशन टू इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत चर्चा बाद के क्लासेस में करेंगे जब अलग अलग ऑर्गेनिल्स को हम लोग पढ़ेंगे. एंड इन द मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म there are other structure and important is Golgi apparatus. Yes, Golgi apparatus. just देखिए Golgi apparatus. And it also forms an extensive intercommunicating membrane system in association with cell membrane. Endoplasmic reticulum, lysosomes and nuclear membrane. सेल के अंदर जो कम्युनिकेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है तो इसमें गोल्जी एपरेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड दिस एपरेटस इज रिच इन फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स, कैटोनाइड्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. नाउ द राइबोसोम्स, you can see here everywhere ribosome. Yes, free ribosome. राइबोसोम जैसा कि हम लोग जानते हैं विच दे आर द सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये एज फ्री बॉडी पाया जाता है एंड इट इज आल्सो अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यस, एट सेवरल प्लेसेस इट इज शोन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के साथ भी अटैच होता है ये. तो जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है तो उस इन दैट केस वी कॉल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं होता है तो वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग यस डिशोन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं. तो ये राइबोसोम्स जो होता है दे मे अकर एज फ्री बॉडी, स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, या फिर अटैच होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. एंड प्रोबली ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म है. ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन्स की तरह पाया जाता है. एंड इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपको बहुत हायर लेवल का माइक्रोस्कोप जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है. उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर जिसे हम लोग माइक्रोबॉडीज के नाम से जानते हैं. और जैसे लाइसोसोम्स हुआ, प्रोक्सिसोम्स हुआ, लाइसोसोम्स अलग स्ट्रक्चर है. माइक्रोबॉडीज के अंदर प्रोक्सिसोम्स आता है, ग्लाइसोसोम्स आता है. लाइसोसोम्स डाइजेशन में हेल्प करता है एंड इसे हम लोग सोसाइटल बैग के नाम से जानते हैं. तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में लाइसोसोम्स जो होता है वो अपने ही सेल्स को चूँकि कॉज ऑफ डेथ बनता है और अपने ही सेल्स को वो डाइजेस्ट कर देता है. तो इसे सोसाइटल बैग्स के नाम से भी जानते हैं. ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं स्मॉलर स्ट्रक्चर जो कि सेल्स में कुछ सेल्स से मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है. कभी एनिमल सेल से मिलेगा, कहीं प्लांट सेल से मिलेगा. बट दीज आर फाउंड एज अ पार्ट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स. इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे जब हम लोग इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे. माइक्रोबॉडीज में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होता रहता है माइक्रोबॉडीज के अंदर. इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने चार्ट में दिखाया था कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस भी सेल्स के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं इन एडिशन टू सेल ऑर्गेनेल्स.
These are reserve food materials. These are reserve food materials such as carbohydrate, nitrogen substances, fats and oils. वेरियस टाइप ऑफ क्लैड्स भी मिलता है, एसेंशियल ऑयल्स भी मिलता है, लैटेक्स, रेजिन्स, टेनिस जिसका सिक्रीशन होता रहता है, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर मिलती है। एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, कलरिंग सब्सटेंसेस है, ये सारा चीज़ सेल के अंदर मिलता है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी डायनेमिक स्ट्रक्चर। और सेल जो होता है वो ये कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं। एक स्मॉल कहिए कि फैक्ट्री के रूप में काम करता है। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर सारा चीज़ पाया जाता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक तरफ फूड का सिंथेसिस होता है तो फूड का उसमें वहाँ पर ब्रेक डाउन भी होता है और उससे एनर्जी प्राप्त होती है। एंड इन एडिशन टू दिस देयर आर सेवरल ऑर्गेनेल्स which help the organism to survive। बहुत जितने भी सिंथेसिस होता है मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स, रिजर्व फूड मटेरियल्स, सबका सिंथेसिस, सबका फॉर्मेशन सेल्स के अंदर होता है। और सेल्स इज द, इसीलिए सेल को कहते हैं दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये राइटअप है जिसको कि आप, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, इसको सारी चीज़ को हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। आप इसको देख लीजिए और अपने नोट्स को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके रखिए अपने पास और इसे समझने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग, आप अपने सिलेबस को देखिए, अपने सिलेबस पर ध्यान रखिए और उसके अनुसार हम लोग आगे की तरफ वन बाय वन बढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।